31 अक्टूबर 1917 एक ऐसा दिन जब एक तरफ बीर शेवा के मुकाम पर खिलाफत उस्मानिया के फौजी इत्तेहादियों से शिकस्त खाते हैं, तो दूसरी तरफ इसी रोज़ बरतानिया की वॉर कैबिनेट में एक डिक्लेरेशन पास होती है। उसके ठीक 2 दिन बाद उस वक्त के बरतानवी सेक्रेटरी खारजा आर्थर जेम्स बेल्फोर एक खत लिखते हैं रॉथस्चाइल्ड को, और ये डिक्लेरेशन उस खत का हिस्सा होता है। 9 नवंबर को ये डिक्लेरेशन प्रेस में रिलीज कर दिया जाता है और इसका नाम पड़ता है द बेल्फोर डिक्लेरेशन। होता क्या है ये द बेल्फोर डिक्लेरेशन? इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम आपको स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे, पढ़ के भी हम आपको सुनाएंगे। तो पहले आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, फिर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसका क्या मतलब है, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, इस पर जरा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट। Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of the national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. द बेल्फोर डिक्लेरेशन एक ऐसा सयाह दस्तावेज जिसकी वजह से आज तक लाखों फिलिस्तीनी या तो मारे जा चुके हैं या बेघर हो चुके हैं। एक ऐसी कॉलोनियल लेगेसी जो बरतानिया की हुकूमत पीछे छोड़ के जा चुकी है कि वो कभी भी इस काले दाग को अपने माथे से नहीं हटा सकती, नहीं धो सकती। बरतानिया की हुकूमत हालांकि इसको सेलिब्रेट भी करती है, वो इसको मनाती भी है कि वो दस्तावेज था जिसकी वजह से बाद में इजराइल बना। ये साजिश 100 सालों से चली आ रही थी और अंततः 1948 में इजराइल की फॉर्मेशन हुई या इजराइल की क्रिएशन हुई। फ़लस्तीनियों की ज़मीन छीन कर इजराइलियों के हवाले कर दी गई, किसी और की ज़मीन किसी और के हवाले कर दी गई। पकवले एक बरतानवी जर्नलिस्ट जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि द बेल्फोर डिक्लेरेशन एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें एक कौम दूसरी कौम से वादा करती है कि हम आपको किसी तीसरे का मुल्क देंगे या किसी तीसरे की ज़मीन देंगे। तो आप खुद देखिए कि कैसी कॉलोनियल लेगेसी पीछे छोड़ के गई है बरतानवी साम्राज्य या बरतानवी इस्तेमारियत। देखिए, हम आपको ये तो सुना चुके हैं कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, ज़रा इसका थोड़ा बहुत हम जायज़ा लेंगे। 2 हिस्से हम कर सकते हैं इस दस्तावेज के। इस दस्तावेज का पहला हिस्सा जिसमें बरतानिया की हुकूमत ये मानती है कि हमें सेहूनी अज़ाइम से हमदर्दी है और हम फ़लस्तीन को इजराइल का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे इजराइलियों को फ़लस्तीन का खिता मिल जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में उनका स्टेट होम का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, स्टेट होम यानी कि कौमी घर। तो आप खुद देखिए, बरतानिया की हुकूमत स्टेट होम के नाम से बुलाती है फ़लस्तीन को, जो किसी और का घर है, और उसे वादा देती है यहूदियों को हम किसी और की ज़मीन आपके हवाले कर देंगे। जुल्म की यह दास्तान 70 साल हो चुके हैं, आज तक कोई भी इस मसले का हल नहीं निकाल सका। वजह सिर्फ ये कि उस वक्त बरतानिया ने जो किया आज तक वो वैसा का वैसा ही है। फ़लस्तीनी ये मानने को तैयार नहीं। फ़लस्तीनी वहाँ के मालिकान हैं, वो ज़मीन उनकी है, और यहूदी कहीं बाहर से बुलाए गए और उनके बगल में उनको बसाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि यहूदियों ने धीरे धीरे फ़लस्तीनियों को बेघर करना, शहीद करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा 1948 में 7.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाला गया। तो इतनी क्लींसिंग की एक
मज़मूम कोशिश हुई है, बार बार हुई है, बहुत सारी कोशिशें हुई है इज़राइल की तरफ से। और अब जब उस वक्त 1948 में इज़राइल के हवाले केवल 42% ज़मीन उसके हवाले कर दी गई थी, आज उसके कंट्रोल में तकरीबन 92% जो है फ़लस्तीन की लैंड उसके कब्ज़े में। तो ये था वो द बेल्फोर एग्रीमेंट, एक धोखा जो फ़लस्तीनियों के साथ किया गया, एक छुरा घोंपा गया था फ़लस्तीनियों की पीठ में। इस मैंने बोला कि इसके दो हिस्से हैं, जिसमें बरतानवी हुकूमत ये मानती है कि हम सेहूनी अज़ाइम के साथ हमदर्दी रखते हैं और हम वो हर कोशिश करेंगे इस मकसद को बुरोइकार लाने के लिए, हम अपने वसाइल का इस्तेमाल करेंगे कि ताकि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन मिले। दूसरा हिस्सा इसका ये है जो कि सरासर झूठ और धोखे पर मबनी है और मुखालिफिन की ज़ुबान बंद करने के लिए इसमें उस वक्त ऐड किया गया था। वो ये था कि वहाँ जो रह रही गैर यहूदी कम्युनिटीज़ है या आबादियाँ हैं, उनके साथ कोई गलत सलूक नहीं किया जाएगा, उनके शहरी या मजहबी हुकूक नहीं छीने जाएंगे। लेकिन आज 72 साल या 73 साल हो चुके हैं, आज तक हमें कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि किसी को वहाँ पर मजहबी आज़ादी है यहूदियों के अलावा। दोस्तों, हम एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहूदियत के खिलाफ हम नहीं हैं। मुसलमानों का हमेशा से यहूदियों के साथ रिलेशन बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन हम सेहूनियत के खिलाफ है। सेहूनियत एक तरह से एक रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत क्रूअल माइंडसेट के साथ या क्रूअल नज़रिया रखती है मुसलमानों के तई या बाकी मज़ाहिब के तई। तो ये हमने आपको ये खत दिखाया। अब ज़रा इस खत के मुख्तसर से पस मंज़र पर नज़र डालते हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। नवंबर 1914। खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ऐलान जंग के फौरन बाद बरतानिया की जंगी काबीना यानी ब्रिटिश वॉर कैबिनेट ने फ़लस्तीन के मुस्तकबिल पर गौर करना शुरू कर दिया। 2 माह के अंदर सेहूनी काबीना के एक रुकन हर्बर्ट सैमुअल की तरफ से काबीना को एक मेमोरेंडम भेजा गया, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई कि अगर फ़लस्तीन को यहूदियों का घर तस्लीम किया जाए तो इस सूरत में बरतानिया को पूरी दुनिया की सेहूनी हिमायत हासिल होगी। ये पहला ऐसा मौका था जब अलानिया बरतानी काबीना में ऐसे मसाइल ज़ेर गौर आए जिनका बराह रास्त ताल्लुक सेहूनी अज़ाइम से था। इसके अगली साल यानी 1915 अप्रैल में उस वक्त के बरतानवी वजीर आज़म H.H. इस्किथ ने एक कमेटी कायम की, जिसका काम ये था खिलाफत उस्मानिया के हवाले से पॉलिसी बनाने में हुकूमत बरतानिया की मदद करे। चूंकि उस वक्त खिलाफत उस्मानिया बहुत कमजोर पड़ चुकी थी और H.H. इस्किथ खिलाफत को तोड़ने के बजाय इसमें इस्लाहात के हामी थे, लेकिन इस सोच को लेकर इसे काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा और बाला आखिर दबाव में आकर इसने अपना इस्तीफा इसी साल दिसंबर 1915 में पेश किया और हुकूमत से अलग हो गए। मुतबादिल के तौर पर D.L. जॉर्ज यानी डेविड लॉयड जॉर्ज ने हुकूमत की भागदौड़ अपने हाथों में संभाली और ये वो शख्स थे जिसको सहूनियत का बहुत बड़ा हमदर्द समझा जाता था। ये वो शख्स थे जो खिलाफत उस्मानिया की तकसीम के हामी थे और इसकी कोशिशों से ही 1916 में मशहूर बदनाम जमा खुफिया महादा साइकस पिकेट एग्रीमेंट जो कि बरतानिया और फ्रांस के दरमियान तय पाया, जिसमें रूस और इटली की रजामंदी भी शामिल थी। ये महादा इन 4 यारों के बीच हुआ था, जिसमें ये चीज तय पाई कि कैसे खिलाफत उस्मानिया से छीने गए इलाकों को आपस में बांटा जाए, जिसमें सरजमीन अरब और फिलिस्तीन भी शामिल था। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में इस मौजू पर खुलकर बात करेंगे। 7 फरवरी 1916 ही में बरतानवी हुकूमत और सेहूनी के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बरतानी हुकूमत की तरफ से मार्क साइकस नामी शख्स नुमाइंदगी कर रहे थे। मार्क साइकस उस वक्त बरतानी हुकूमत के सलाहकार बराए उमूरी मशरिक वस्ता थे। इसके बाद कुछ महीनों तक ये बातचीत और मौकों पर होती रही और बाला आखिर 19 जून को वॉल्टर रोथस्चाइल्ड और चैम वाइजमैन ने एक अवामी एलामिया का मसूदा काबीना के सामने पेश किया। इन दोनों हजरात का ताल्लुक ज़ायनिस्ट फेडरेशन से था। ये दोनों शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने इजराइल के क़याम के लिए सबसे अहम किरदार अदा किया। चैम वाइजमैन जो कि पेशे से एक कीमियादां थे, बाद में इजराइल के पहले सदर भी बने।
सितंबर और अक्टूबर के दौरान बरतानवी काबीना की तरफ से मजीद मसूदों पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें सेहूनियों की राय तो शामिल की गई, लेकिन खत्ते फ़लस्तीन के असल मालिकान को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। 1917 के अवाखिर तक जंग तातुल का शिकार हो चुकी थी और बाला आखिर 31 अक्टूबर 1917 को बेरशेवा के मकाम पर उस्मानवी और इत्तेहादी फौजों का सामना हुआ और उस्मानियों को इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी रोज बरतानवी वॉर कैबिनेट या जंगी काबीना ने अलामिया बिल्फोर या बेल्फोर डिक्लेरेशन को भारी अक्सरियत से पास किया। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि कैसे ये 1914 में ये कोशिश शुरू हुई और 3 साल बाद इस एग्रीमेंट को पास किया गया। और ना सिर्फ इस एग्रीमेंट को, इससे रिलेटेड 2 और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस हिस्ट्री से काफ़ी रिलेटेड है, और इसमें ये भी इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि आगे आने वाली वीडियोस में उन पर भी तफसील से बात होगी। लेकिन यहाँ उनका मैं नाम अगर आपको बता दूं कि कौन कौन सा वो एग्रीमेंट था। एक तो ये था बेल्फोर डिक्लेरेशन, ये तो आपको पता ही है। दूसरा एक और था हुसैन मैकमोहन कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि बरतानिया ने जो अरबों से वादा किया था कि आप ओटोमान्स के खिलाफ हमारा साथ दें, ओटोमान्स के खिलाफ बगावत करें, खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करें, चूँकि फ़लस्तीन और ख़त्ते अरब उस वक्त उस्मानियों के कंट्रोल में था और बरतानिया चाहती थी कि जो शरीफ मक्का है हुसैन इब्न अली वो उसका साथ दे, वहाँ के लोग बगावत करें उस्मानियों के खिलाफ, तब जाके उनको वहाँ कामयाबी मिल सकती है। और बदले में वो ये वादा करते हैं शरीफ मक्का से कि हम आपको एक आज़ाद अरब ममलिकत देंगे, या जो भी ख़त्ते अर्ज़ की जो ज़मीन है वो सारी ज़मीन हम आपके हवाले कर देंगे और फॉरेन इंटरफेरेंस से वो आज़ाद होगी या फॉरेन डोमिनेंस से वो आज़ाद होगी। ये एक और धोखा था जो बरतानिया की हुकूमत ने अरबों के साथ किया था। एक और इसमें आता है एक साइकस पिकेट एग्रीमेंट, जिसके बारे में रिपोर्ट में पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसा काला दस्तावेज़ जिसकी वजह से आज तक फ़लस्तीनी इस तकलीफ़ और दर्द में जूझते चले आ रहे हैं, कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर, और तकरीबन उनकी सारी ज़मीनें अब तक छीनी जा चुकी है और उनके लाखों इंसान, मतलब फ़लस्तीनी रेस के जो लाखों लोग हैं वो आज तक कत्ल किए जा चुके हैं, उनके बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। और इस सारे का सहरा अगर हमें बांधना है तो वो बांधना है हमें इत्तेहादियों के सर। मेनली इसका जो किरदार रहा है वो बरतानिया का बहुत नेगेटिव किरदार रहा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि बरतानिया को इससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ, लॉन्ग टर्म फ़ायदे की हम बात करेंगे, शॉर्ट टर्म फ़ायदे की हम बात करेंगे। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, चूँकि ये वीडियो लंबा हो सकता था इसलिए मैंने तफसील से इस पर ज़्यादा बात नहीं की। तो आगे आने वाले जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे हम तफसील से बात करेंगे और इज़राइल की पूरी तारीख खोल कर रख देंगे आप लोगों के सामने। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ये स्टूडेंट भी मतलब अपने एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का कंटेंट, और ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड कंटेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। अल्लाह निगहबान।